मूवी की शुरुआत में एंडी नाम का व्यक्ति कोमा चैम्बर में एक तेज अलार्म से जागता है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसका शरीर तुरंत नैनो टेक्नोलॉजी से बने एक विशेष सूट से ढक जाता है। फिर एक जोरदार झटके के बाद शाइन कैप्सूल अचानक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो जाता है। एंडी को पता चलता है कि उनके यान को उल्कापिंडों से टक्कर लगी है। वह देखते हैं कि कई शाइन कैप्सूल उनके जैसे ही चारों ओर बिखरे हुए हैं। खतरे से बचने के लिए वे निकटतम अज्ञात ग्रह की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कैप्सूल उच्च गति के कारण वायुमंडल में प्रवेश करते ही भीषण गर्मी से फट जाते हैं। सौभाग्य से एंडी का हाइबरनेशन कैप्सूल बच जाता है और ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। यान का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और उपकरण खराब हो जाते हैं, जिससे सुरक्षित लैंडिंग असंभव हो जाती है। अंततः एंडी एक विनाशकारी लैंडिंग में बच जाते हैं। वह खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां उड़ती रेत और पत्थर, घने बादल और पूरे ग्रह पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। मदद के लिए एंडी रेडियो पर कॉल करते हैं, लेकिन आधे दिन तक पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। उसी समय हाइबरनेशन पॉड थोड़ा हिलता है और सिस्टम चेतावनी देता है कि यान कभी भी विस्फोट कर सकता है। एंडी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि रक्षित कक्ष का दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा है। तभी उनकी नजर कांच पर एक दरार पर पड़ती है। वह जल्दी से अग्निशामक यंत्र उठाते हैं और उससे कांच पर मारना शुरू करते हैं। लगातार मारने के बाद कांच अंततः टूट जाता है, लेकिन जैसे ही एंडी बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, यान का ढांचा फिर से पलट जाता है। कांच के टुकड़े तेजी से एंडी के अंतरिक्ष सूट को चीर देते हैं और उन्हें अंदर फंसा देते हैं। सिस्टम तुरंत ऑक्सीजन रिसाव की चेतावनी देता है और एंडी जल्दी से सीलेंट निकालकर दरार को बंद कर देते हैं, लेकिन इस बीच ऑक्सीजन का स्तर गिरकर 45% हो जाता है। इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाते, केबिन से चिंगारियां निकलने लगती हैं और धुआं उठने लगता है। डर कर एंडी जल्दी से दरार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मदद के लिए कैसे पुकारा जाए। एंडी देखते हैं कि उनका यान भी आग की लपटों के साथ बादलों को चीरता हुआ उनकी दृष्टि से परे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक शक्तिशाली झोंका उन्हें उड़ा देता है। अब एंडी उस ग्रह पर अकेले हैं, जहां उन्हें न केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करना है, बल्कि मदद के लिए भी प्रयास करना है। हालांकि एंडी दुर्घटना में चोटिल नहीं हुए थे, फिर भी निराश थे। वह अकेले थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। तभी दूर से उन्हें लगातार रोशनी दिखाई दी। कोई और ठिकाना न होने पर उन्होंने वहां जाकर जांच करने का फैसला किया। रास्ते में एंडी को एक और हाइबरनेशन कैप्सूल मिला। दुर्भाग्यवश वह पहले ही दुर्घटनाग्रस्त होकर टूट चुका था। उन्होंने अंदर के ऑक्सीजन उपकरण को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह भी खराब हो चुका था। जाते समय एंडी ने ध्यान नहीं दिया कि हाइबरनेशन कैप्सूल पर तेज पंजों के निशान थे। जल्द ही एंडी उस चमकते हुए स्थान पर पहुंचे। वहां एक जीवित व्यक्ति सहायता संकेत बना रहा था। उस व्यक्ति को देखकर एंडी तुरंत उसकी ओर दौड़े। उस व्यक्ति को देखकर एंडी भी बहुत उत्साहित हुए। नाओमी ने बताया कि इंटरस्टेलर डेवलपमेंट कंपनी ने लागत बचाने के लिए उस रास्ते से कर्मचारियों को भेजा था, जो अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया था। कंपनी को इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और सिग्नल मिलने के बाद अंतरिक्ष यान भेजने में कम से कम 18 महीने लगेंगे। एंडी के चिंतित चेहरे को देखकर नाओमी ने उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान भले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से नष्ट नहीं हुआ होगा। दोनों वहां जाकर जीवित रह सकते थे और बचाव का इंतजार कर सकते थे। यह सुनकर एंडी ने राहत की सांस ली। वे जल्दी से मदद करने के लिए लग गए, लेकिन अगले ही क्षण एक राक्षस अचानक प्रकट हुआ और नाओमी को खींच ले गया। रेतीली आंधी के कारण एंडी ने कुछ भी नहीं देखा। एंडी को लगा कि नाओमी ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने निराश होकर सिग्नल गन उठाई और वहां से चले गए। चलते समय एंडी ने अपने हेलमेट से मदद की आवाज सुनी। नाओमी ने बताया कि उनकी टांग हाइबरनेशन पॉट में फंस गई थी और उन्होंने एंडी से उन्हें बचाने की गुहार लगाई। लेकिन एंडी गंतव्य को देखकर चुप हो गए, क्योंकि यह दूरी उनकी कम ऑक्सीजन को खत्म कर देती। जब नाओमी ने एंडी की चिंता सुनी तो उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और वह उसे साझा कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एंडी उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं तो उनकी ऑक्सीजन के साथ अंतरिक्ष यान के मलबे तक पहुंचना भी बहुत खतरनाक होगा। काफी सोचने के बाद एंडी ने जोखिम उठाकर नाओमी की मदद करने का फैसला किया। रास्ते में एंडी को लगातार यह महसूस हो रहा था कि आसपास कुछ है। डरे हुए एंडी ने हिम्मत जुटाने के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने जमीन पर गोल आकार के अजीब पैरों के निशान देखे। एंडी ने निशानों का पीछा करना शुरू किया और एक ऐसी जगह पाई जो साफ तौर पर इंसानों द्वारा खोदी गई गुफा थी। यह देखकर उन्होंने तुरंत नाओमी को यह बात बताई। दोनों ने विश्लेषण किया और महसूस किया कि इस ग्रह पर शायद दूसरे जीव भी हो सकते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर एंडी ने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक छाया तेजी से गुजरी।
वह डरकर जल्दी से एक कोने में छिप गए और अपनी लाइट बंद कर दी। लेकिन तुरंत बाद सिस्टम ने दिखाया कि आगे की दिशा में एक मैसेज रिसीव हुआ है, जबकि वह जगह बिल्कुल अंधेरी थी और वहां किसी के होने जैसा नहीं लग रहा था। कुछ गलत महसूस करते हुए एंडी ने तुरंत एक सिग्नल प्लेयर छोड़ने का सोचा। तभी उन्हें पता चला कि सिग्नल गन काम नहीं कर रही है। उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक पत्थर था। लेकिन अगले ही पल एक सिग्नल प्लेयर ने रात के आसमान को चीर दिया और एंडी ने रोशनी की मदद से सामने की स्थिति देखी। असल में एक जीवित व्यक्ति पर एक राक्षस ने हमला किया था और उसी ने मदद के लिए सिग्नल भेजा था। अगले ही पल भागने के आदेश पर एंडी को राक्षस ने पकड़ लिया। सौभाग्य से वह उन्हें गिरा नहीं पाया, लेकिन उसने जमीन को तोड़ दिया। एंडी तुरंत उठकर दरार की गहराई में दौड़ पड़े, लेकिन राक्षस लगातार उनका पीछा कर रहा था। भागते हुए एंडी ने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया और घबराहट में गलत रास्ते पर जाकर पहाड़ी से गिर गए। सौभाग्य से कई झटकों के बाद एंडी बच गए, लेकिन इस टक्कर ने उनके स्पेशल सूट को फिर से धीरे धीरे लीक करना शुरू कर दिया और सीलेंट भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्होंने निराशा में अपनी स्थिति नाओमी को बताई। जब दोनों को नहीं पता था कि क्या करना है, तो अचानक नाओमी की मदद की आवाज फिर से सुनाई दी। असल में उन्होंने ही सिग्नल फ्लेयर छोड़ा था। वह तुरंत नहीं मरे थे, लेकिन उनकी स्थिति बेहद खतरनाक थी और वह चाहते थे कि एंडी उन्हें बचाने के लिए आए। खतरे को सुनकर एंडी झिझकने लगे, लेकिन नाओमी ने उन्हें बचाने के लिए जाने के लिए मना लिया, क्योंकि केवल नाओमी को बचाने से ही उन्हें ऑक्सीजन मिल सकती थी और उनकी जान बच सकती थी। सुनने के बाद एंडी डरते हुए भी बचाने के लिए जाने को मजबूर हो गए। जल्दी ही एंडी उस जगह पर पहुंच गए जहां नाओमी फंसी थी, लेकिन एंडी थोड़ी देर से पहुंचे और गोला बारूद खत्म होने के कारण राक्षस ने नाओमी पर हमला कर दिया। जब जमीन धंस गई तो एंडी एक कोने में छिप गए और लाइट बंद कर दी, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उनके पास ही दूसरा राक्षस दौड़ रहा था। वह तुरंत दो राक्षसों के बीच फंस गए और इसी संकट के समय बगल का हाइबरनेशन पॉड अचानक चमकने लगा, जिससे राक्षस तुरंत रोशनी की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने नाओमी द्वारा लगातार फायर किए गए सिग्नल फ्लेयर का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि ये राक्षस रोशनी के प्रति बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। नाओमी के कंट्रोल में सभी हाइबरनेशन पॉड पागलों की तरह चमकने लगे। एंडी ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन नाओमी ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जल्दी ही राक्षस फिर से उनके पीछे आने लगे। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, वे अचानक रुक गए। उन्होंने सामने की धुंध को देखा और वहीं खड़े रह गए, मानो अंदर कुछ ऐसा था जिससे वे सभी डर रहे थे। एंडी को भी इस स्थिति का एहसास हो गया, लेकिन अब उन्हें मजबूरन अंदर जाना पड़ा। जल्द ही जुगनू जैसे जीव दिखाई दिए। एंडी ने सतर्क होकर देखा कि वे अचानक रंग बदलकर हेलमेट से टकराने लगे। बाकी जुगनू भी हमला करने लगे, लेकिन ये मुश्किलें उन राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं थीं। जैसे ही एंडी सोच रहे थे, रेत से एक बड़ा मुंह निकला और उन्हें एक ही बार में काट लिया। अचानक हुए इस हादसे से एंडी समझ गए कि यही वह चीज है जिससे राक्षस डरते थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बड़े मुंह के लगातार खिसकने से वे जल्दी ही उसके पेट में समा गए। संकट की घड़ी में एंडी ने सिस्टम को इशारा किया कि उन्हें बेचैनी हो रही है। अगले ही पल राक्षस के नरम मुंह को कंपन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उन्हें बाहर उगल दिया। अभी भी खतरनाक स्थिति में फंसे हुए एंडी ने मौके का फायदा उठाते हुए पास की गुफा में भाग लिया। इस जगह की दीवारों पर पहले जैसे कीड़े भरे पड़े थे, जो डर के मारे तुरंत रंग बदलकर हमला करने लगे। सौभाग्य से एंडी गुफा में डूबने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन पहले की कई तेज गतिविधियों के कारण ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो चुकी थी और उनकी ऑक्सीजन केवल 3% रह गई थी। लेकिन एंडी ने पाया कि वे गलती से ही सही नाओमी से ज्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने हिम्मत बढ़ाई और तेजी से वहां दौड़ पड़े और अंततः ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने से पहले उन्हें ढूंढने में कामयाब रहे। नाओमी ने तुरंत अपना ऑक्सीजन उपकरण एंडी से जोड़ दिया। फिर उन्होंने तेजी से सीलेंट लगाकर टूटी हुई जगह को बंद किया और अंत में दोनों ने मिलकर नाओमी की फंसी हुई टांग को निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने घायल टांग को बांधकर जाने की योजना बनाई, उन्होंने देखा कि चारों ओर बहुत सारे राक्षस आ गए हैं। यह देखकर दोनों तुरंत पलटे और जहाज के मलबे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उपकरण एक साथ जुड़े होने के कारण हरकत करना बेहद मुश्किल हो गया और जल्दी ही दोनों गिर पड़े। एक जानवर को पीछा करते हुए देखकर नाओमी ने तुरंत एक सिग्नल फायर किया, जिससे उसे विचलित कर दिया। इस तरह हर कुछ समय पर एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ने की प्रक्रिया में
वे दोनों बिना किसी परेशानी के जहाज के मलबे तक पहुंच गए। नाओमी ने तुरंत केबिन का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से बाहर के जीवों से सुरक्षित हो गए। और उन्होंने जांच के बाद हैरानी से देखा कि यद्यपि उड़न तश्तरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन जहां सामग्री रखी गई थी वह जगह सौभाग्य से पूरी तरह सुरक्षित थी। पर इससे पहले कि वे खुश हो पाते, नाओमी ने अचानक देखा कि जमीन पर खून का निशान है, जो उड़न तश्तरी की गहराई तक फैला हुआ है। दोनों ने यह देखकर तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े और देखा कि उड़न तश्तरी के भीतर एक राक्षस घुस आया था। वे दोनों कोने में छिप गए। कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि राक्षस दूर चला गया है तो वे वहां से जाना चाहते थे। नाओमी के रोकने की कोशिश करने से पहले ही देर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ का दरवाजा बाहर से खुलता था। अब वे दोनों खुद को यहाँ फंसा चुके थे। दरवाजे के बाहर से आती लगातार अजीब आवाजें सुनते हुए वे बस निराशा में मौत का इंतजार कर सकते थे। लेकिन तभी एंडी ने देखा कि नाओमी के पीछे एक कीड़े का अंडा है और उन्हें अचानक महसूस हुआ कि यह चीज चमक रही है। अगले ही पल दरवाजा तोड़ते हुए एक राक्षस अंदर आ गया। एंडी ने कोशिश करने के इरादे से कीड़े को उठाया और जोर से फेंक दिया, जिससे राक्षस तुरंत चमकते जुगनुओं की ओर आकर्षित हो गया। वे दोनों जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर भागकर दरवाजा खोलने गए, लेकिन जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा जमीन से बहुत ऊंचा था। एंडी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की ताकि राक्षस को रोका जा सके, लेकिन अंत में वे एक कदम पीछे रह गए। खतरनाक क्षण में नाओमी ने साहसिक कदम उठाते हुए सीधे छलांग लगा दी। पीछे कूदे हुए राक्षस ने तुरंत पलटी मारी और खड़ा हो गया। यह देखकर दोनों ने दर्द सहते हुए फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन एंडी समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने नाओमी से ध्यान भटकाने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने राक्षस को हराने की योजना सोच ली थी। एंडी को तेजी से सीढ़ियों से सबसे ऊपर चढ़ते देखा जा सकता था। फिर उन्होंने जल्दी से सबसे ऊपरी स्तर का स्लीपिंग पॉड चालू किया, लेकिन इस समय चारों ओर चक्कर लगाती नाओमी अब टिक नहीं पा रही थी। सौभाग्य से एंडी ने कमरे की बिजली बंद कर दी ताकि उन्हें मदद मिल सके, लेकिन क्योंकि राक्षस ने पहले ही नाओमी की छवि देख ली थी, वह सीधे उनकी ओर आ गया। जब नाओमी को लगा कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अचानक अपने सिर के ऊपर के शिवमियन कक्ष में एक छेद देखा और वे जल्दी से चुपके से छेद के माध्यम से ऊपर चली गईं। लेकिन उठने के बाद राक्षस और नाओमी एक ही स्तर पर थे। शुक्र है कि दर्पण के प्रतिबिंब ने उसे केवल खुद को देखने दिया। नाओमी खतरनाक तरीके से पीछा करने से अस्थायी रूप से बच गईं, लेकिन ऐसा करने से वे एंडी द्वारा सौंपा गया काम पूरा नहीं कर सकीं। इस समय उन्होंने एक तरफ लटकी हुई आपातकालीन संकेत लाइट देखी। कुछ ही देर बाद उन्होंने संकेत लाइट को लटका दिया और फिर से बाहर निकल गईं। जैसा सोचा था, राक्षस फिर से प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित हो गया और इस समय एंडी पहले से ही हाइबरनेशन चैम्बर में बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। वे राक्षस के पैरों को ध्यान से देख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राक्षस दौड़ा, उन्होंने जहाज का गुरुत्वाकर्षण बदल दिया। गुरुत्वाकर्षण में अचानक बदलाव से राक्षस का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। एंडी ने तुरंत हाइबरनेशन चैम्बर का उपयोग करके राक्षस को कुचल दिया। हालात से बच निकले दोनों लोगों ने पहली बार इस धुंधले ग्रह पर धूप देखी। यह एक अद्भुत दृश्य था, लेकिन आराम करने के बाद उन्होंने सोचा, कंपनी लागत बचाने के लिए जोखिम उठाकर शॉर्टकट लेने को तैयार है। क्या वे 2 कर्मचारियों के लिए भारी खर्च करके फिर से एक जहाज भेजेंगे? यह एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब उन्हें नहीं पता था, और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।